और मैं यहाँ पे कह दूं कि आज थोड़ा सा समय आपको, आपके बहुमूल्य समय को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा हमें, तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये यूनिक पैटर्न है, चारों वीडियो लेक्चर से बिल्कुल अलग। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस पूरे वीडियो लेक्चर में, आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा ये ज़रूर बताइएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ स्पार्टन पे। डीसी मैथ स्पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके पीएम यशस्वी योजना 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन वीडियो, जो कि है आपके मैथ से रिलेटेड स्टूडेंट। साथ ही साथ ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं क्लास 9th के लिए हैं, और आपके जो क्लास 8 वाले NSSC 2023 में एग्जाम देने वाले उनके लिए भी स्टूडेंट, क्योंकि दोनों को आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का जो क्लास 8 का सिलेबस है वो। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और आज के क्वेश्चन की बात की जाए तो थोड़ा सा एक प्रश्न स्टूडेंट कि क्या जो पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? अगर हो चुका होगा तो आज के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपके लिए है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो थोड़ा सा लेवल अप कर दिया गया है, क्योंकि हमारा मानना है कि अब हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो चुका है। क्या होता है पॉलीगॉन्स, क्या होती हैं आपके क्यूब्स, क्या होते हैं और भी जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में हमने जान लिया है। अब जो है मैंने जो पिछले वीडियो लेक्चर, सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बातें बताई थी कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन निकलेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा स्टूडेंट। अब बारी है उन सेक्शन पर ध्यान देने की। आज की इस वीडियो लेक्चर में ग्राफ से जो वीडियो आने वाले हैं, आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने वाले हैं, और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन जो नॉर्मली नहीं है स्टूडेंट, और फिर आपके एक्सपोनेंट के भी, मतलब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन। और इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वहां पे हम देखेंगे कंपेयरिंग आपके क्वांटिटीज हैं, राशियों की तुलना, जानते हैं ना परसेंटेज का यूज, मूलधन, फिर ब्याज, सारा उस सब का खेल देखने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ही शानदार क्वेश्चन लगाया गया है कि यदि 5 के गुणज 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 300 है तो संख्याएं क्या होगी? इट द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 300, देन द फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं उनको आपको समझना होगा स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे कह दूं कि आज थोड़ा सा समय आपको, आपके बहुमूल्य समय को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा हमें, तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये यूनिक पैटर्न है, चारों वीडियो लेक्चर से बिल्कुल अलग। तो सबसे पहला कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? एक के बाद एक आने वाला, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, एक के बाद एक आने वाला कॉन्जिक्यूटिव। और किसका? 5 का मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि गुणज क्या होता है? गुणज बोल दिया मतलब कि क्या उसका टेबल, 5 का टेबल। 5 का टेबल पता है आपको? 3 का गुणज मतलब 3 का टेबल, 3 का टेबल लिख दिया। 8 का गुणज मतलब 8 का टेबल लिख लिया। आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं स्टूडेंट आपको कि 5 का गुणज मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं 5, 10, 15, 20, 3 ही बोले हैं, चलिए मतलब कि 5 का टेबल हो गया। आइए अब इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 एंड सो ऑन। समझ गए? अब जरा देखिए स्टूडेंट मैं क्या बातें आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर 5 इंटू 1 करते हैं आप तो मिलेगा क्या? 5 मिलेगा। अगर 5 इंटू 2 करते हैं तो मिलेगा क्या? आपको 10 मिलेगा। 5 इंटू 3 करते हैं तो 15, 5 इंटू 4 करते हैं तो 20, मतलब कि 5 कॉमन रहने वाला है। ऐसा नंबर जिसमें 5 कॉमन हो, 5 का मल्टीपल, या कोई भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो 5 का मल्टीपल होगा। अब ऐसे ही बोला जा रहा है कि 3 क्या है आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और 5 के मल्टीपल्स हैं, उनका सम कितना आता है? 300। तो आइए, जब नहीं पता चीजें तो निम्न से निम्न स्तर में अगर हम देखें तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। और इसके साथ एक कुछ लगा हुआ है नंबर जिसके बारे में तो हमें नहीं पता है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट द नंबर बी, या फर्स्ट नंबर, चलिए माना कि फर्स्ट नंबर, माना कि क्योंकि 11th वाले स्टूडेंट्स का डिमांड है स्टूडेंट कि वो लोग चाहते हैं कि मैथ में जो मेरे लैंग्वेज है उसको और हिंदी किया जाए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को आपको हिंदी में प्रोवाइड कर सकूं। चलिए माना कि पहला नंबर आपका हो जाएगा, प्रथम संख्या हो जाएगा आपका, पहला संख्या हो जाएगा स्टूडेंट 5x। देखिए अब पहले संख्या में आपने क्या ऐड किया कि दूसरा मिल गया, तो 5 में अगर 5 जोड़ोगे तो 10 मिल जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा संख्या होगा, इसी प्रकार अगर आप ये दूसरा संख्या निकालें स्टूडेंट तो पहले संख्या में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो निकल जाता है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बात किया गया है ना, क्रमागत एक के बाद एक आने वाला। तो अब तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा संख्या
तीसरा संख्या जरा देखें तो फिर से 10 में अगर आप 5 जोड़ दें तो 10 मतलब कि इससे पहले वाले नंबर में तो 5x + 5, फिर इसमें अगर 5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा आपका तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अगर लगाएं हम प्रश्न अनुसार क्या कहना, इन सब का योग मतलब कि 5x + 5 + 5x + 10 कितना आता है, 300 आता है स्टूडेंट। कितना आता है, 300। 5x कितना हो जाएगा, 15x, 5 और 10 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300। इस तरीके से x का मान अगर निकल जाए तो हम नंबर पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर 15 जाकर, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 285 यहाँ पे आएगा। इस तरीके से 285 डिवाइडेड बाई 15 जब करेंगे तो 15 × 15, फिर यहाँ पे 15 × 15, 15 एकम 15 होगा क्योंकि 15 दूनी तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे केवल 28 है। उसके बाद कितना बच जाएगा, यहाँ पे 13 बच जाएगा, 15 नियम 135। एक्स का मान कितना आ गया, 19 आ गया। अब देखिए नंबर क्या क्या होंगे, नंबर देखिए 5x है तो फर्स्ट नंबर अगर देखें तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5 × x = कितना हो जाएगा आपका 5 × 19 मीन्स 95 हो जाएगा। 95 अब हमें पता है, पहला नंबर पता चल गया तो ये तो क्रमागत है तो और गुना करने की जरूरत नहीं, बस इसमें क्या कीजिए 5 जोड़ दीजिए। तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, इसमें अगर 5 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 100। और इसी प्रकार थर्ड नंबर हो जाएगा कि इससे पहले वाले नंबर मतलब कि 100 में अगर 5 ऐड करें तो 105 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए 300 आता है या नहीं, बिल्कुल आएगा। 95 + 100 + 105 ऐड कर दिए 300 आएगा, बिल्कुल। ऑप्शन की बात की जाए स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर है 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार लगा होगा क्योंकि शानदार ये पैटर्न हम लेके आए हैं के लिए, बहुत रिसर्च के बाद ये मिला था स्टूडेंट, क्योंकि अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और आपका अब इंतज़ार कर रहा है वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने वहाँ पे आपको मेंशन किया था कि आपके जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ग्राफ बस पढ़ना है, थोड़ी सी ही बात है, बट मैं थोड़ी में नहीं छोड़ने वाला आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर पढ़ेंगे कैसे और ग्राफ को कैसे आपको रीड करना है, कैसे आपको आंसर देना है। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा वही ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्कूल में एक सर्वेक्षण किया गया और छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों के पढ़ाई की ओर दिए जाने वाले घंटों को क्या किया गया है, एक ग्राफ चार्ट से आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कि किसी भी स्कूल में, आपके स्कूल में जैसे संडे को छुट्टी रहता है तो आप पढ़ाई को कितना समय देते हैं, आपको तो पता ही है, मुझे तो पता ही है कि आप किसको देते हैं समय, आप मुझे समय दे रहे हैं। आप पीएम यशस्वी योजना के लिए, आप NSSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका तो ग्राफ बड़ा बड़ा होगा कि आप बहुत ज़्यादा समय देते हैं। बट ये कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी दिया गया है कि अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे दे दिए गए घंटे समय देना और यहाँ पे कितने लोग जो हैं इतना समय देते हैं, इसके बारे में ग्राफ ऐसे ही रीड किया जाता है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ रीड करना सीख जाते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो 1 घंटे, तो 1 घंटे कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। ये हुआ x अक्ष, ये हुआ y अक्ष। तो 1 घंटा जो है 20 तक, मतलब कि 20 जो छात्र हैं वो 1 घंटे देते हैं छुट्टियों के दौरान। उसके बाद है स्टूडेंट जो 2 घंटे देने वाले हैं वो 40 है, 3 घंटे देने वाले यहाँ अगर मिलाएंगे तो 50 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 घंटे देने वाले 70 स्टूडेंट्स हैं। इसी प्रकार आपका ग्राफ दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, बिल्कुल कितने विद्यार्थियों ने 3 घंटे से भी कम पढ़ाई की है। तो 3 घंटे से कम मतलब किन की बात की जा रही स्टूडेंट, तो 3 घंटा पढ़ाई करने वाले तो 50 है, लेकिन 3 घंटे से कम पढ़ाई करने वाला एक हो गया 2 घंटा और एक हो गया 1 घंटे वाले सेक्शन में आने वाले। तो देखिए 1 घंटे में कितने 20 लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इसी प्रकार से 2 घंटे के लिए कितने पढ़ाई कर रहे हैं, 40 लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट आपका जो हो जाएगा 60 बच्चे जो हैं यहाँ पे आपका शामिल हो जाएगा। 60 बच्चे जो हैं वो क्या होता है, टोटल अगर बात की जाए तो 3 घंटे से कम की पढ़ाई कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट जो हैं वो 3 घंटे से कम की पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम देखें इसमें तो आपका जो स्टूडेंट ये हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं जिनमें से 11 लड़कियां, और यदि अध्यापक किसी एक विद्यार्थी को चुनता है तो उसके लड़के होने की क्या संभावना है। बहुत ही शानदार आपके लिए पैटर्न हम लेके आ रहे हैं स्टूडेंट कि ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन
कैसे बनेगा आखिर देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। और उससे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितना सरल सा ये क्वेश्चन दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जितना सरल सा लग रहा है ये उतना है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पहली बात तो ये दे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिया गया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दे दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दे दिया गया स्टूडेंट आपका 24 विद्यार्थी दे दिए गए हैं। कुल छात्रों की संख्या इसमें से ज़रा बताइए गर्ल्स कितने हैं। गर्ल्स जो हैं स्टूडेंट आपके गर्ल्स जो हैं वो कितने हैं 11 हैं। गर्ल्स जो हैं 11 हैं। अब जो है विद्यार्थी चुनता है और उसके लड़के होने के क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, उसको हमें बताना है कि लड़का हो सकता है तो उसका जो है संभावना कितनी है। तो गर्ल्स का नंबर दिया गया है इसलिए आप बॉयज़ निकाल लेंगे। सबसे पहले तो बॉयज़ निकाल लेंगे तभी तो आपका काम होगा। तो 11 को अगर इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रायिकता P ऑफ E किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये थोड़ा सा फॉर्मूले पे नजर डालें तो घटना के अनुकूल मतलब कि क्या चांसेस है, कितने परिणाम मिल सकते हैं मैक्सिमम, तो वो होता है स्टूडेंट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बॉयज स्टूडेंट्स हैं वो, कि 13 में से तो कोई भी हो सकता है, मतलब कि 13 स्टूडेंट आपके क्या हैं अनुकूल हैं कि 13। और टोटल कितने हैं, तो टोटल अगर देखे जाए तो 24 हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो घटना के अनुकूल कितना आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है क्या इसका, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। शानदार सा ये क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही चलिए जिसका इंतजार था, जिसके बारे में मैं कह रहा था आपको कि नॉर्मली आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो होगा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अलग है। और आइए देखते हैं, और ये बिल्कुल 2 लाइनों का उत्तर है, लेकिन आपको थोड़ा पहचानना होगा कि कैसे ये बनने वाला है स्टूडेंट। अगर देखें तो ये 1/3 इंटू -4 1/3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 4 ये दे दिया गया है। अब इसका वैल्यू पूछा है और शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए, सॉल्व एंड सिंप्लीफाई टू लोएस्ट टर्म्स कि निम्नतम स्तर तक हल कीजिए। तो आखिर ये है क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि निम्नतम स्तर तक, मतलब कि सबसे सरल रूप, उसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको अगर सॉल्व करें तो सबके बीच सबसे पहले आपको पहचानना होगा किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब देखिए, अगर जिस स्टूडेंट को इसका रूल नहीं पता है तो वो सुन ले कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, अंशों का गुणा अंशों के साथ, हरों का गुणा हरों के साथ होता है। क्लियर है ये बातें। उसके बाद अब दूसरा चीज अगर नहीं पता आपको कि अंश में भी देखिए कितना है आपका -4 और हर में भी 4, फिर -4 और ये कितना आपका 4। तो एक काम करिए आप, क्यों ना अब इसको थोड़ा सा 1/3 इंटू, अगर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब इसको आप कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/1। इसको भी आप काट दीजिए 4 और 4 को, तो 1/1, और 1/1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। चूंकि माइनस साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इसी प्रकार यहाँ पे भी -1, और -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देता है आप जानते हैं, 1 देता है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है स्टूडेंट, आपको 1/3 वही नंबर मिलेगा। इस प्रकार से अगर यहाँ से ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। सो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और एक शानदार सा क्वेश्चन। यहाँ पे 2 फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। एक नियमित बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी अगर हर एक अंतःकोण का मान 165 अंश है। बहुत ही चालाकी से देखिए, वहां पे आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया जाता था लास्ट वीडियो लेक्चर में जो किए हैं, और आपको पूछा जाता था क्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको क्या दे दिया गया है, अंतःकोण का मान, और इसको निकालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम आपको बताते हैं। पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इच एक्सटीरियर एंगल
इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। इस फॉर्मूले को तो आपको याद किया होगा। इसके बाद आता है इच इंटीरियर, हिंदी में भी बताऊंगा, अब बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर। इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इच एक्सटीरियर एंगल्स। इच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये इच एक्सटीरियर एंगल। प्रत्येक बाह्य कोणों का मान जो होता है वो 360 अंश बटे एन होता है। लिख लीजिए स्टूडेंट, प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होता है 360 डिग्री बटे एन होता है। और प्रत्येक अंतः कोणों का मान किसके लिए, बहुभुज, आपके बहुभुज के लिए, पॉलीगॉन के लिए है, ये याद रखिएगा। और प्रत्येक अंतः कोणों का मान होता है 180 में आप प्रत्येक अंतः बाह्य कोण को माइनस कर दीजिए। अब जरा बताइए मुझे, आपके पास बाह्य कोण है क्या? नहीं है, लेकिन आपके पास इच इंटीरियर एंगल, क्वेश्चन ने दिया गया है कि इसके कितनी भुजाएं होंगी। अगर हर एक अंतः कोण का मान कितना दे दिया गया है, 165 अंश दे दिया गया है। तो यहां से हमारे पास 165 अंश ये आ गया, इसके बाद 180 अंश ये है। अब ये हमको निकालना है, इच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा। आखिर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दूसरे अगर फॉर्मूले देखा जाए इस वाले फॉर्मूला में, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 अंश बटे एन होता है। और एन ही क्या है, आपके भुजाओं की संख्या। तो ये अगर निकाल लिए तो आपको एन मिल जाएगा। आइए देखते हैं तो कैसे होगा ये। इसको रहने दीजिए यहीं, और प्रत्येक भुजाओं की संख्या, बाह्य कोण का मान वहां रहने दीजिए। 180 डिग्री इधर आएगा तो 165 अंश को हम 165 अंश में 180 को घटाएंगे, इधर माइनस है। चलिए मान लीजिए कि ये इसको क्या ले लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय x ले लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा छोटा होगा तो हमारा समय भी बचेगा। यहाँ से अगर माइनस करेंगे स्टूडेंट इसको, तो ये आ जाएगा -15 डिग्री, और ये -x, और डिग्री तो x में, सॉरी एंगल माइनस में थोड़ी ना होता है, ये तो माइनस और माइनस कट जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। x का मान 15 डिग्री, और x को क्या माने हमने, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। आइए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं कि अतः x इज इक्वल टू क्या है आपका, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। x फिर से मेंशन कर दूं, क्या है ये, आपके प्रत्येक बाह्य कोण का मान। सरलता के लिए हमने इस तरीके से लिखा है, शुरू से भी आप लिख सकते हैं, बट अगर आपका प्रैक्टिस है तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट पुट करेंगे। चलिए यहाँ से आपका n का मान चाहिए, नहीं है तो n को ले जाइए इधर और x को ले जाइए इधर, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, ये डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो n क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय, उसके बाद x का वैल्यू हो जाएगा आपका 15 डिग्री। दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 15 टू ज़ा हो जाएगा आपका कितना 30, और यहाँ पे है 15 टू ज़ा 30, उसके बाद ये हो जाएगा 15 5 ज़ा 25 यहाँ पे आ रहा है। क्या ऑप्शन में 25 है, क्या ऑप्शन में 25 है स्टूडेंट? आइए देख लेते हैं एक बार। 25 तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या? अगर देखें तो एक बार ज़रूर से हम चेक करना चाहेंगे, कहीं मिस्टेक अगर हुई हो तो। यहाँ पे ये ऐड होगा तो -15 आया, फिर x n डिवाइडेड बाई ये, फिर 15, ये हो जाएगा आपका कितना, फिर ये हो जाएगा आपका 15 टू ज़ा 15 6 ज़ा, सॉरी हाँ मेरा ये 15 टेबल पढ़ने में दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट, हो जाता है कभी कभी। चलिए ये हो जाएगा 15 4 ज़ा 60 होता है, 15 4 ज़ा 60 होता है। कमेंट में बताइएगा आपसे कि मिस्टेक जब होते हैं हमने टीचर से तो आपको क्या लगता है। चलिए बताइएगा स्टूडेंट ज़रूर, क्योंकि हम लोग तो जब बैठे रहते थे तो हम लोग यही सोचते थे कि इनसे भी मिस्टेक हो सकती है। हम लोग मतलब टीचर को ऐसे समझ लेते हैं कई बार कि इनसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट ये ऐसी धारणा नहीं है। हम भी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी रोज़ अध्ययन करते हैं, लेकिन कभी कभी लगातार आपको बताने के चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए 24 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और फिर से आपके लिए ग्राफ इंतजार कर रहा है, देखते हैं इसको हमें कैसे हैंडल करना है। सो आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नीचे दिया गया ग्राफ एक कंपनी की बिक्री का आंकड़ा दिखाता है। ये क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
अब आपको पूछा जा रहा है फिर 2002 व 2006 में बिक्री का अंतर बताइए। पिछले जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि ग्राफ कैसे रीड किया जाता है स्टूडेंट। ये जो डंडियां खड़ी खड़ी दिखाई दे रही हैं और ये जो लाइन आपके आपस में इस तरीके से मिल रहे हैं जिग जैग, इस कारण से इस ग्राफ को बोला जाता है लाइन ग्राफ। और पिछले वीडियो लेक्चर में पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हमने देखा कि रेक्टेंगल शेप मिला था, तो वो होता है आपका बार ग्राफ। याद रखिएगा नाम को, क्योंकि नाम से भी अगर पूछ लिया जाए तो क्या पता। तो देखिए 2002 में अगर देखा जाए स्टूडेंट तो वो कहां तक जा रहा है, देखिए सेल्स दिया गया है करोड़ में, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। इस पे काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि करोड़ में दिया गया है। तो देखिए 2002 में कहां तक जा रहा है, तो ये जा रहा है आपके 4 करोड़ तक। कितना तक? 4 करोड़ तक ये जा रहा है स्टूडेंट 2002 में। 2002 में जो है वो 4 करोड़ तक जा रहा है। फिर अगर बात की जाए 2006 में, तो 2006 में अगर बात की जाए तो अगर देख सकते हैं ध्यान से आप, तो ये जा रहा है स्टूडेंट आपके 8 तक। 2006 में अगर आप देखें तो ये जा रहा है आपके 8 करोड़ तक जा रहा है। ये 8 करोड़ तक ये जा रहा है। इसको बड़ा बना के हम आपको दिखा देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ताकि आपको रीड करने में सहायता मिले। तो देखिए अंतर कितना का होगा, बड़े में से छोटे को घटा दिए तो 4 करोड़ का अंतर है। 4 करोड़ का अंतर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल बच्चों वाली क्वेश्चन था, बट अगर आप समझे तब। चलिए आगे दिया गया है एक बहुतल के न्यूनतम पृष्ठ होंगे, मिनिमम फेसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन। अब ये क्या बला है, पहली बात पॉलीगॉन पढ़े या पॉलीहेड्रॉन क्या है। तो पॉलीहेड्रॉन कुछ नहीं स्टूडेंट, एक 3D शेप है। ध्यान से समझिएगा कि पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रॉन में फर्क इतना है कि पॉलीगॉन जो है आपके क्या है 2D शेप है, मतलब कि आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे उसको, मतलब कि उसमें क्या नहीं होता, आपका वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, उभार नहीं होती है, हाइट नहीं होती है। बट अगर यहाँ पे देखा जाए क्या कि बहुतल, अब पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, पॉलीगॉन से बना हुआ 3D डायग्राम होता है। पॉलीगॉन से बना हुआ 3D डायग्राम होता है। चलिए यहाँ पे सामग्री मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वरना आपको 3D डायग्राम बता देता। चलिए मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और आते रहेगा तो जरूर हम आपको समझाएंगे स्टूडेंट। अब बहुतल है तो यहाँ पे स्टूडेंट कम से कम आपके पास ये क्या होना चाहिए, आपके पास इसका आंसर आता है 4। इसमें क्या है, 4 आपके हो सकते हैं, न्यूनतम पृष्ठ से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। उसका भी फॉर्मूला होता है, यूलर साहब ने बहुत ही शानदार फॉर्मूला दिया है कि कौन से पॉलीहेड्रॉन्स हमारा पॉसिबल होता है। उसके लिए पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने इसके बेस क्वेश्चन किया है। तो आइए इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या, 4। साथ ही साथ में इसका नाम बता दूं, ये होता है आपका टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। और सुनना चाहते हैं, 5 है तो पेंटाहेड्रॉन, 6 है तो हेक्साहेड्रॉन, फिर 7 है तो हेप्टाहेड्रॉन, और 8 है तो ऑक्टाहेड्रॉन, 9 है तो नोनाहेड्रॉन, और 10 है तो डेकाहेड्रॉन। याद रहेगा, ये अतिरिक्त जानकारी इसी प्रकार से हम देते हैं स्टूडेंट आपको, ताकि आपको हेल्पफुल होता रहे ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया जा रहा है बहुत ही शानदार चीज, ये AB - 3 ABC का होल स्क्वायर प्लस 6A स्क्वायर प्लस 6AB स्क्वायर C, इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट, आप जानते ही होंगे, A प्लस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस दे दिया गया, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ए के जगह पे कौन है, ए के जगह पे है ये पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन, या यूं कहें तो एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बी के जगह पे है ये, और इन दोनों का माइनस हो रहा है आपस में और होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो आइए कुछ इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम देखें तो ए का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A की जगह क्या है आपका AB, और B की जगह है 3ABC। 3ABC बिल्कुल 3ABC है ना, एक बार और 3BC है स्टूडेंट, तभी तो लग रहा था कि कुछ तो मिस्टेक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3BC का स्क्वायर हो गया, सॉरी 3BC, 2AB, 2 है, उसके बाद A की जगह AB और B की जगह पे क्या है 3BC, प्लस B स्क्वायर मीन्स इज 3BC का स्क्वायर, 3BC का स्क्वायर और प्लस 6AB का स्क्वायर C साथ चलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जब ओपन होगा तो ये A की स्क्वायर B का स्क्वायर, घातांक का नियम आप जानते हैं स्टूडेंट कि AB का आपका पावर m है तो A की भी पावर m होता है और B के भी पावर m होता है। नहीं जानते तो डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे हम लिंक लगा देंगे, आप देख लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत डिटेल से हमने बात किया। यहाँ पे अगर देखे जाए तो नंबर का गुणा नंबर से होगा तो 3 × 2 6, फिर वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, तो ए का कोई दोस्त नहीं है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, बी का है तो बी और बी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर आएगा, फिर बी और सी का दोस्त कोई नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे भी वही कहानी जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं कि सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 6AB स्क्वायर सी,
माइनस 6ab² प्लस 6ab² माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा a² b² प्लस 9b² c²। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर है आपका स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर है ये 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी सिंप्लीफिकेशन पे आ रहा है, ध्यान पूर्वक हमें इसको करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वाला है, बड़ा तो आराम से हमें करना पड़ेगा। 3x + 2 और ये है आपका इंटू 3x + 1 इंटू आपका 2x माइनस 2x + 1। आइए देखते हैं, एक एक करके करना चाहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर है कि पावर 3 बनने वाला है, तो इन दोनों का पहले कर लेते हैं। तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन इसका इस पूरे के साथ होगा, फिर +2 का भी इस पूरे के साथ होगा, इसको बाद में करेंगे। जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए देखिए कैसे। 3x का इस पूरे के साथ तो 3x + 1 के साथ करेंगे, फिर +2 का भी 3x + 1 के साथ करेंगे, और ये साथ चलने वाला है। ये जो स्टूडेंट आपका ये जो है वो साथ चलने वाला है, कौन? -2x + 1, -2x + 1 ब्रैकेट का आप खासा ध्यान रखेंगे। आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 × 3 नंबर का नंबर के साथ, चिन्हों का गुणा चिन्हों के साथ, और वेरिएबल का गुणा अर्थात चर का गुणा चर के साथ। क्या होते हैं चर? XYZ जो कुछ भी आपको दिखाई देते हैं वो चर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस प्लस, 3 × 3 हो जाएगा 9, x × x हो जाएगा x², फिर 3x × 1 हो जाएगा 3x। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 6x, 2 × 3 6, और x का कोई दोष नहीं, साथ चलेगा 2। चलिए आगे, -2x + 1 साथ चलने वाला है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9x², ये आपस में ऐड हो जाएंगे, x वाले दोनों ही टर्म सेम है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 9x + 2। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे -2x + 1 का। देखिए फिर से, अब क्या करिए आप, -2x का गुणा इस पूरे के साथ करेंगे, +1 का गुणा भी इस पूरे के साथ करेंगे। तो -2x का गुणा जब आप 9x² + 9x + 2 के साथ करेंगे तो जो आएगा, इसके बाद +1 के साथ तो किसका भी गुणा करिए आप, क्या आता है? वही आता है। तो 9x² + 9x + 2 एक के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? वही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात तब होती है कि अधिकतर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर पीछे में क्यों नहीं किए, सर आगे कैसे आ गया। बेटा मल्टीप्लाई है, 3 × 4 करिए, 4 × 3 करिए, क्या आएगा आपका? 12 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर का आपको दिक्कत नहीं है, पीछे लिखो आगे लिखो, आपके मल्टीप्लाई करने के तरीके पे डिपेंड करता है। आइए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस और इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर का गुणा नंबर से, तो 2 × 9 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। x × x² कितना हो जाएगा? x³ हो जाएगा। बेस सेम केस मल्टीप्लिकेशन का तो पावर ऐड हो जाते हैं। अब तो पता ही होगा आपको, घातांक के नियम हर जगह लगता है, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही आपको क्लियर किया था स्टूडेंट कि समय का आपको यूज़ कर लेना है, 1 मंथ आपको बिल्कुल लग के काम करना है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से माइनस, ये हो जाएगा आपका -18 और x², फिर ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा प्लस 9x² + 9x एज इट इज़ +2। ये अब देखते हैं क्या कुछ कटेगा, जो कटता है काट देंगे। पहली बात तो ये पावर 3 वाला कोई नहीं, मतलब कि सामने में ही आएगा। ये रहा पावर 2 और ये रहा पावर 2, x²। तो ये यहाँ पे है -18, यहाँ पे है +9, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े में से छोटे, अर्थात 18x² में से 9x² घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9x² आ जाएगा माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि 18 के साथ माइनस साइन है। इसी प्रकार -4x और प्लस यहाँ पे 9x, तो ये हो जाएगा +5x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। ऑप्शन देखें, क्या ऑप्शन में है आपका कि नहीं है? बिल्कुल। पहले अगर देखें तो -18x³ -9x², फिर +5x + 2, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। देख सकते हैं आप, बिल्कुल आसानी से बनेगा, ये घबराने वाली बात नहीं है। बड़ा सा दिख रहा है बट आपको मल्टीप्लिकेशन ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट 2 क्वेश्चन बस, और फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आ रहा है आपके वॉल्यूम से रिलेटेड, दूसरा आ रहा है फिर से आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बस ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नॉर्मल नहीं है, आपको वेरिएबल का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। सो देखते हैं इसको कैसे आपको डील करना है। सो स्टूडेंट देखते हैं आगे का ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार पैटर्न है, अपने आप में एक यूनिक और पिछले वीडियो लेक्चर्स में से सबसे यूनिक, क्योंकि हम जैसा कि बताया ही, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपका जो पैटर्न है वो अलग अलग लेके आए हैं आपके लिए। चलिए, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है? 486 सेंटीमीटर² दे दिया गया स्टूडेंट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब whose टोटल सरफेस एरिया इज 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए, अब 2 फॉर्मूला आपको बड़े ही आसानी से पता होना चाहिए, बहुत ही रटा हुआ होना चाहिए, समझ के साथ आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। क्या कि पहला है आपका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो है पृष्ठीय
क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका है, क्यूब का है, तो ये होता है आपका 6a²। 6a²। दूसरा चीज वॉल्यूम का क्या होता है, तो वॉल्यूम का हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और किसी भी आपके घन में लंबाई जितना होता है a, चौड़ाई जितना होता है a, उतना ही होता है ऊंचाई। मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका a³। अब आपको दे दिया गया है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि इसका 6a² का वैल्यू 486 स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिए गए स्टूडेंट। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले बात ये देखिए कि आपको तो a की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप उसको 3 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या उसका क्यूब फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले a निकालिए स्टूडेंट यहाँ से, तो 6 को जब इधर ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो a² हो जाएगा आपका 486 डिवाइडेड बाई 6, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, फिर 6 के टेबल में 8 बार में आएगा, 6 48 और ये हो जाएगा 6 कम 6, फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये हो जाएगा आपका 81, तो a का वैल्यू हो जाएगा 9, a का वैल्यू 9 आ गया। अब देखिए a³, इसीलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, आयतन हो जाएगा स्टूडेंट आपका a³ मीन्स 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। चूंकि ये क्यूब है तो ध्यान रखिएगा यूनिट का, इकाई का, कि ये किस में होगा, आपका क्यूब में ही होगा। तो चीजें किस में दी गई थी, सेंटीमीटर में दिया गया था, तो सेंटीमीटर की घात 3, तो घन सेंटीमीटर ये हो जाएगा, आइए देखते हैं फिर से घातांक पर आधारित ये क्वेश्चन, जो कि अपने आप में एक यूनिक पैटर्न है स्टूडेंट, और क्लास 8 में ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ये मेरा मानना है ये कि ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। देखिए यहाँ पे दे दिया गया -3 = 5⁵. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, m का वैल्यू बताना है। m का वैल्यू कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो करके आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, वही आपको अप्लाई करना है कि बेस सेम केस डिवीज़न का, तो घातें क्या हो जाती हैं आपका, जुड़ जाती हैं। बिल्कुल गलत, क्या हो जाती है स्टूडेंट, घटती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो बेस सेम केस डिवीज़न का तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं, तो m -3 लिख दिए = 5⁵. चलने दीजिए, सॉल्व करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो 5⁻m+3 = 5⁵. अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, दोनों की तरफ को कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों के पावर्स, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू होगा स्टूडेंट यहाँ पे कि दोनों तरफ इक्वालिटी बनी रहे। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में इसको लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा m+3 = 5। अब m का मान निकल जाएगा ये 5 - 3 मीन्स m = हो जाएगा 2। ध्यान से देखिए, अगर आप 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5⁵, और इधर तो 5⁵ है, तो इक्वालिटी बना रहा ना। तो यही कंपैरिजन करने का यही मतलब है कि m का वैल्यू 2 निकल गया। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर 3 है स्टूडेंट। आइए, इस तरीके से हमने लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किए स्टूडेंट। पर हमेशा की भांति मैं ये कहूँगा कि ये केवल क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, ये आपके लिए पैटर्न्स हैं। आपको यहाँ इसका सॉल्यूशन देखने के बाद अपने बुक में इन क्वेश्चन के पैटर्न को ढूंढना। हो सकता है कुछ वैल्यू इधर का उधर हो, थोड़ा ऊंच नीच हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, उनको प्रैक्टिस करना है। चलिए, कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। हेल्पफुल हो रहा है या नहीं वो भी बताइएगा। और क्या लगता है कि आपको पैटर्न्स बढ़ाने चाहिए, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना चाहिए, या जो चल रहा है वो अच्छा है, ये भी बताइएगा स्टूडेंट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस पूरे वीडियो लेक्चर में, आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा ये ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं भी अपना जो है वो ज़रूर बताऊँगा स्टूडेंट आपके कॉमेंट के साथ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।